सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और विभिन्न विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मन से हर विषय को पढ़ रहे होंगे। अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। मुझे इस बात का कष्ट है कि बहुत कम बच्चे उसमें अपीयर हो पाए थे। आपको समय से पहले सूचना भी दे दी गई थी, ऑनलाइन टेस्ट का टाइम टेबल भी भेज दिया गया था, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया कि आपकी टेस्ट में इतनी उपस्थिति कम क्यों रही। आप जानते हैं कि ये टेस्ट हो रहा है, यही टेस्ट आपके लिए आपकी परीक्षा का काम करेगा। हर महीने जो टेस्ट होगा, इसी टेस्ट के आधार पर आपका प्रमोशन होना है। तो आप इस टेस्ट को गंभीरता से लीजिए और साथ ही साथ जो चैप्टर टेस्ट के लिए बताए जाते हैं उनको तैयारी के साथ आप टेस्ट दीजिए। और अब पूरा विश्वास है कि जुलाई में जो पढ़ाया जा रहा है तीसरा और चौथा चैप्टर, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 चैप्टर का टेस्ट अगली बार होगा। तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उन चैप्टर्स को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, कॉपी में उनको क्लास वर्क होमवर्क नोट करिए और उसको याद भी करिए। जहां तक संस्कृत की बात है, संस्कृत सब्जेक्ट में पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है। 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम चौथा चैप्टर लेकर के आपके सामने हैं। ये बहुत ही रोचक चैप्टर है और पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चौथे पाठ का नाम है, चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आप जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका कवि सम्मेलन हो रहा है, हास्य कवि सम्मेलन। उनका कैसा कवि सम्मेलन हो रहा है? हास्य कवि सम्मेलन। आपने बहुत सारे हास्य कवि सम्मेलन सुने होंगे, लेकिन बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन कैसे होता है? हास्य कवि सम्मेलन है क्या? हास्य कवि सम्मेलन है कि जो कवि लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, जो अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, जो अपनी कविताओं का पाठ करते हैं, उनको पढ़ करके हमें हंसी आ जाए, ठहाके लगाए, हम खुश होकर के खूब अंदर से हम हंसे, ठहाके लगाएं, खुलकर हंसे। यही हास्य कवि सम्मेलन है। विभिन्न क्षेत्रों से कवि आते हैं, अपनी अपनी रचनाओं को सुनाते हैं, जिसे सुन करके दर्शक हंसते हंसते लोट हो जाते हैं। इसी तरह का हास्य कवि सम्मेलन ये बच्चों का है। इसमें विभिन्न प्रकार के वेशभूषा पहने हुए, यद्यपि एक ही विद्यालय के बच्चे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए अलग अलग ढंग के ये कवि मंच पर बैठे हुए हैं और आपको अपनी रचनाएं सुनाएंगे। इस पाठ का हम लोग आनंद लेंगे और खूब हंसेंगे भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है, ध्यान से देखिए, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपर उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। कोलाहलं च कुर्वन्ति। कोलाहलम, कोलाहलम का अर्थ होता है शोरगुल। कोलाहलम, कोलाहलम का अर्थ होता है कोलाहल अर्थात शोरगुल।
शोरगुल। विविध वेशभूषा धारण, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा अर्थात अपना यूनिफॉर्म पहने, ड्रेस पहने। चार बाल कवि, छोटे छोटे चार बच्चे कवि के रूप में मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधर, अधर का अर्थ होता है नीचे, अधर का अर्थ होता है नीचे, मंच के नीचे। ऊपर मंच लगा हुआ है, मंच के ऊपर कवि लोग बैठे हुए हैं और नीचे श्रोतारह, श्रोतागण, दर्शक जो सुनने वाले हैं। हास्य कविता श्रवणाय, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए, श्रवणाय, श्रवणाय का अर्थ होता है सुनने के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है सुनने के लिए। हास्य कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और शोरगुल भी कर रहे हैं। कोलाहल का मैंने बताया कि शोरगुल। जहाँ ढेर सारे आपके विद्यालय में जब सीसी का प्रोग्राम होता है, आप ग्राउंड में बैठते हैं, हजारों की संख्या में बैठते हैं। जब तक प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा सा विलंब होता है, उस समय आप कितना भी शांत कराया जाए, लेकिन बिना बातचीत किए आप मानते नहीं। यहाँ तक कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि प्रोग्राम चल रहा होता है, उस प्रोग्राम से उनसे कोई लेना देना नहीं होता है कि बच्चा कैसे स्पीच बोल रहा है, कैसे वो अपना प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कर रहा है। चाहे वो नाटक चल रहा हो, चाहे कोई पोएम कंपटीशन है, कविता पाठ है, श्लोक पाठ है, आपको अपने उस कंपटीशन से क्या लेना देना, इससे मतलब नहीं होता है। आप अपने बातों में मशगूल रहते हैं। क्या प्रोग्राम हुआ, किस बच्चे ने कैसा बोला, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या आपने सीखा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्लेटफॉर्म होता है विद्यालय का, जहां पर आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है, वो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है, उसका फायदा उठाना चाहिए और सीखना चाहिए। आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। कोई प्रोग्राम चल रहा है, स्टेज से कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है, आप उसके हाव भाव, उसकी बातों को सुनिए। अगर स्पीच दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए कि आखिर हमें अगर वहां से बोलना है तो हम कैसे बोल सकते हैं। ये इसीलिए सबको बैठाया जाता है कि सबके सामने ये प्रोग्राम हो और सीखने का मौका मिले। बाकी बच्चे जो स्टेज पर नहीं जा रहे हैं, उनको स्टेज की फियरिंग है, स्टेज फोबिया है, तो वो स्टेज पर जाएं और बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को रखें। इसीलिए बार बार आपसे ये कहा जाता है कि आप जो मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रातःकालीन प्रार्थना सभा होती है, उसमें आप अवश्य भाग लें। आपकी झिझक खुलती है, आपका हेजिटेशन दूर होता है। आप उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आपके अंदर जो माइक का डर होता है कि हम माइक पकड़ते, कुछ बच्चे माइक पकड़ते ही कांपने लगते हैं, उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, उनसे एक लफ्ज नहीं निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया जाता है, आप छोटे से ही आपको मॉर्निंग असेंबली के लिए, क्लास वाइज मॉर्निंग असेंबली जो होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है। आपको उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए कि मैडम या सर, मैं ये प्रोग्राम दूंगा मेरी तैयारी के साथ। और हम इतने बच्चों के सामने, इतने टीचर के सामने जब बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पूरी तैयारी के साथ बोलना चाहिए। तो इसमें अब देखिए कि बच्चे कितनी हिम्मत करके अपनी अपनी रचनाएं सुना रहे हैं। फिर से देखिए, विविध वेशभूषा धारण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः। उपविष्टा मतलब बैठे हुए हैं, उपविष्टाः। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः, नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और शोरगुल भी कर रहे हैं। उनको ये उत्सुकता है कि आज हम सुनेंगे, बहुत मजा आएगा,
बहुत अच्छा लगेगा, हम खूब हंसेंगे, लेकिन जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है तब तक वो शोरगुल भी कर रहे हैं और लोग स्टेज से मना भी कर रहे हैं, संचालक मना भी कर रहा है, भाइयों बहनों शांत रहो, शांति के साथ बैठिए, शांति के साथ आइए जाइए। बीच में आप कभी पानी के लिए कभी किसी अन्य चीज के लिए कूद करके भागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत शांत रह करके जब दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, जितना शांत आप रहेंगे, अगल बगल के लोग शांत रहेंगे, उतना ही प्रोग्राम का आनंद आपको मिलेगा। संचालक वो बार बार माइक पकड़ के आपसे अपील कर रहा है, अलम कोलाहलेन। अलम मतलब मत, अलम मतलब मत। अलम कोलाहलेन का अर्थ होता है शोरगुल मत करो, शोरगुल मत करो। अलम कोलाहलेन, शोरगुल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कार्यापकाश्य भारतस्य हास्यप्रतिबन्धनाः समागताः सन्ति। एहि कर्तव्यनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालक कवियों का परिचय करा रहे हैं और कवियों का अलग अलग परिचय नहीं, एक साथ परिचय करा रहे हैं। कैसे परिचय करा रहे हैं? आद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही खुशी की बात है, खुशी का अवसर है। यद अस्मिन् सम्मेलने काव्यहन्तारः कार्यावकाश्य भारतस्य हास्यप्रतिबन्धनाः समागताः सन्ति। कह रहे हैं कि आज इस कवि सम्मेलन में कविता को तरह काव्यहन्तारः, कविता को नष्ट करने वाले, परिचय क्या दे रहे हैं? कविता को नष्ट करने वाले और कालयापकाश, काल माने होता है समय, कालयापकाश का मतलब दूसरे के समय को बर्बाद करने वाले। परिचय देखिए, परिचय से ही आपके ओठों पर हंसी आ जाएगी। परिचय दे रहे हैं कि आज बहुत खुशी का अवसर है कि आज इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले और दूसरे के समय को बर्बाद करने वाले भारत के विभिन्न अंचलों से धुरंधर कवि आए हुए हैं, जो इस क्षेत्र में धुरंधर हैं, हास्य के क्षेत्र में धुरंधर हैं। कवि हास्य कवि के हास्य कवि जो धुरंधर कवि हैं, वो भारत के विभिन्न भागों से हमारे यहाँ आए हुए हैं। एहि कर्तव्यनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। इसलिए तालियां बजा करके हम इन सभी कवियों का स्वागत करते हैं। फिर से देखिए, संचालक महोदय क्या करते हैं? हाइप करते हैं और सबसे पहले तो ये कहते हैं अलम कोलाहल, आप सभी लोग शांत हो जाइए, शोरगुल मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कार्यावकाश्य भारतस्य हास्यप्रतिबन्धनाः समागताः सन्ति। आज बहुत खुशी की बात है, खुशी का अवसर है कि आज ये जो कवि सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले और दूसरे के समय को बर्बाद करने वाले भारत के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न भागों से, विभिन्न प्रांतों से धुरंधर कवि आए। एहि कर्तव्यनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। तो आइए तालियां बजा करके या तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से इन कवियों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले कवि आते हैं जिनका नाम है गजाधर। गजाधर जो हास्य कवि हैं, वो पहले मंच पर आते हैं, उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अब वो शुरुआत कैसे कर रहे हैं? सर्वेभ्यो अरस्केभ्यो नमो नमः। यहां पर बैठे जितने भी नीरस प्राणी हैं, अर्थात सभी नीरस प्राणियों को मेरा नमस्कार है। जैसे उन्होंने ये कहा, पब्लिक हंसने लगी, जनता या जो वहां पर श्रोतागण थे वो हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्वेभ्यो अरस्केभ्यो, अर्थात यहाँ पर जितने
नीरस प्राणी बैठे हुए, नीरस कहने का मतलब है जिनके मन में, जिनके चेहरे पर हंसी आती ही नहीं है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, वो हंसेंगे ही नहीं, क्योंकि वो नीरस, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वेभ्यो और अस्तेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर बैठे हुए सभी नीरस प्राणियों को मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सबसे पहले मैं आजकल के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, इन्हें अपनी कविता को मैं समर्पित करता हूँ। क्या आपको कविता काव्यं श्रावयामि, अपनी कविता सुना रहे हैं, किसको समर्पित कर रहे हैं? आजकल के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको अपनी कविता समर्पित कर रहे हैं। उनको समर्पित करते हुए वो सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। श्लोक देखिए, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु भरत प्राणान वैद्य प्राणानि धनानि च। हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, आपको मेरा नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? कह रहे हैं यमराज सहोदर, क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हो, सहोदर यानी एक ही कोख से जो पैदा हुए हैं। आप और यमराज, आप यमराज के सगे भाई हैं, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूं। आगे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं यमस्तु हरत प्राणान। यमराज तो केवल प्राण लेते हैं। यमराज जब हमारी उम्र पूरी हो जाती है तो आते हमारा प्राण लेके चले जाते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन आप तो जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, वो धन भी लेते हैं और प्राण भी ले लेते हैं। आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर ऑपरेशन के नाम पर पेट फाड़ते हैं और उसके बाद कहेंगे कि आपके मरीज की स्थिति बहुत खराब है, आप इतने लाख रुपए लेके आइए, नहीं तो बचना मुश्किल है। जो बेचारा जिसका पेशेंट होता है वो जा करके कहीं से उधार, कहीं से कुछ बेच करके घर का जो आभूषण है, गहना है, उसको बेच बांच करके किसी तरह से वो पैसे लेकर के पहुंचता है, डॉक्टर को पैसे देता है और 2 दिन बाद पता चला कि ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और वो मरीज, वो पेशेंट खत्म हो जाता है, पैसा भी गया और प्राण भी गया। इसलिए ये अपनी कविता सुना रहे हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु भरत प्राणान वैद्य प्राणानि धनानि च। हे यमराज, हे वैद्यराज, आपको मेरा नमस्कार है, क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हैं। यमराज तो प्राण ले जाते हैं, लेकिन आप प्राण और धन दोनों ले जाते हो। यह सुनकर के जो श्रोतागण है खूब हंसते हैं, ठाका लगाकर हंसते हैं। सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सभी लोग खूब हंसते हैं, खूब ठहाका लगा के हंसते हैं। वो अपनी कविता सुना के चले जाते हैं। इसके बाद संचालक दूसरे कवि को बुलाते हैं जिनका नाम है कालांतक। वो आकर के अपनी कविता सुना रहे हैं। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे डॉक्टर तो हर जगह मिल जाते हैं, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे जैसा कुशल प्राणी, कुशल डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं? जनसंख्या को कम करने में, जनसंख्या निवारण में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। जनसंख्या कम करने में कैसे कह रहे हैं? ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। आप लोग मेरी कविता को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट वैद्य हूँ। क्योंकि डॉक्टर तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन जनसंख्या को कम करने वाला डॉक्टर, मेरे जैसा कुशल डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा।
अब अपने कविता क्या पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, देखिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगत नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थात जब वो घर से चले, कवि सम्मेलन के लिए आ रहे थे, तो रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि एक चिता जल रही है और कुछ लोग वहां पर इकट्ठे थे। वो समझ गए कि किसी आदमी का इंतकाल हुआ है, कोई आदमी मरा है और वो उसको चिता में जलाया जा रहा है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके, दृष्ट्वा मतलब देख करके, जलती हुई चिता को देख करके वैद्यराज या डॉक्टर वो विस्मय आगत, आश्चर्य पड़ गए, क्योंकि वो अपने आप को ही विशेषज्ञ मानते थे, स्पेशलिस्ट मानते थे। अब जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह चिता जल रही थी और बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो चिता, जलती हुई चिता को देख करके उन्होंने कहा चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर साहब को आश्चर्य हो गया, वैद्यराज आश्चर्य में पड़ गए। क्या आश्चर्य में पड़ गए? नाहं गतो न मे भ्राता, न तो मैं इसके पास गया और न ही मेरा भाई गया। कस्येदं हस्तलाघवम्, ये किसके हाथ की सफाई? न तो मैं गया न मेरा भाई, ये किसके हाथ की सफाई? अर्थात इस कार्य में तो मैं ही कुशल हूं, मेरे पास जो भी इलाज के लिए आता है वो बच के नहीं जाता, जिंदा बच के नहीं जाता है। इस मामले में मैं विशेषज्ञ हूं, मैं जनसंख्या को कम करने में लगा हूं और मेरे इलाज से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। जो मेरे यहाँ आता है इलाज कराने वो कभी बच करके नहीं जाता। इस कार्य में मैं विशेषज्ञ हूँ, मुझे महारत हासिल है। कह रहे हैं कि जलती हुई चिता को देख करके वैद्यराज या डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। उनका ये कहना था, मानना था कि न तो मैं गया इसके पास और न ही मेरा भाई, ये किसके हाथ की सफाई? दूसरा डॉक्टर कहां से आ गया? सभी श्रोतागण इस बात को सुनकर के फिर और तेजी से हंसने लगते हैं। अब संचालक महोदय तीसरे कवि महोदय को बुलाते हैं, जिनका नाम था तुंदिल। तुंदिल का अर्थ होता है पेट वाले कवि, जिनका पेट खूब निकला हुआ था, खूब बड़ा पेट, ठीक से चल नहीं पाते थे, वो तुंदिल महोदय आ रहा है। और जैसे ही माइक पर आते हैं पेट पर अपना हाथ फेरते हैं, वो पब्लिक को दिखाते हैं कि देखो इस पेट को देखो, मैं पेट वाला कवि हूं। तुंदस्य ऊपर हस्तम अवार्तयन, अवार्तयन मतलब हाथ फेरते हुए, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं तुंदिलो अहम भो, अर्थात हे भाइयों मैं पेट वाला कवि हूं। ममाप इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को ध्यान से सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में इसको धारण कीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। और सुनना ही नहीं है, सुन करके इसको जीवन में उतारना है, अर्थात जीवन में अप्लाई करना है। अब इनका क्या सिद्धांत है, इनका पेट आगे कैसे बढ़ा? करे परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे वा शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, पहली बात तो सबको संबोधित कर रहे हैं कि हे मूर्खों, दुर्बुद्धि, हे मूर्खों, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, पर अन्नम, परान्नम, पर अन्नम, परान्नम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पर अन्नम, पर अन्नम का पर मतलब होता है दूसरे का, और अन्न मतलब अनाज, दूसरे का अनाज, अर्थात दूसरे के यहाँ का भोजन। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, हे मूर्खों, दूसरे के यहाँ भोजन मिल जाए,
दूसरे के यहां निमंत्रण मिल जाए तो कह रहे हैं कि इस शरीर पर दया कभी मत करो, इस शरीर पर कभी दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दूसरे के यहां निमंत्रण मिल जाए, दूसरे के यहां भोजन मिल जाए, इतना खाओ, खाते खाते पेट फट जाए, यहां तक कि प्राण निकल जाए, तो चिंता मत करो, इस शरीर में दया मत करो। करे क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके, लोके मतलब संसार में, इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन है। शरीराणि पुनः, एक बार खाते खाते मर जाओगे तो मरने के बाद शरीर फिर मिलेगी, लेकिन दूसरे का अन्न नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरे का अन्न जब कभी भी मिले इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ कि खाते खाते चाहे पेट फट जाए, हाथ दर्द करने लगे, मुंह फट जाए, यहां तक कि मौत हो जाए, उसकी चिंता मत करो। इस शरीर पर दया करो ही नहीं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत होने दो। अगली लाइन में कह रहे हैं कि परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि संसार में दूसरे के यहाँ का अन्न, दूसरे के यहाँ का भोजन मिलना कठिन होता, दुर्लभ होता है, लेकिन शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार है। अब उनके इस सिद्धांत को, उनकी इस कविता से, उनको इस कविता के द्वारा दिए गए संदेश को सुनकर के सब लोग अट्टहास होकर के, ठहाका लगा करके हंसने लगते हैं। इसके बाद अगले कवि महोदय आते हैं चारवाक। चार ही कवि थे, 3 कवि अपनी कविता सुना चुके, अब ये अंतिम कवि हैं जिनका नाम है चारवाक। आम आम, जो अभी तुंदिल महोदय जो कविता सुना के गए, जो कविता के द्वारा संदेश देकर के गए, चारवाक महोदय उनकी कविता का समर्थन करते, उनकी बातों का समर्थन करते हैं, कहते हैं आम आम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, जो अभी हमारे पूर्व कवि महोदय ने सुनाया आपको, जो संदेश दिया, उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। शरीर से पोषण सर्वथा उचितम एव, शरीर को मजबूत बनाना यह हमेशा उचित होता है। शरीर पर ध्यान देना, शरीर को मजबूत बनाना यह हमेशा उचित होता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं पौष्टिक चीजें, पौष्टिक पदार्थ खाने के लिए, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, आप कर्ज लेकर के, उधार लेकर के खूब खाइए, खूब शरीर बनाइए। तथा कथित चारवाक कवि, इनका सिद्धांत ये है, ये अपने कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ठीक है, पैसे अगर नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, दूसरे से उधार मांगिए, दूसरे से कर्जा लीजिए, और कर्जा लेकर के आप खूब पौष्टिक भोजन करिए, दूध पीजिए, देसी घी खाइए, और शरीर को खूब मजबूत बनाइए। अपनी कविता सुन रहे, कहने जा रहे हैं, और पहली लाइन देखिए क्या कहते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत मतलब जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, भले उधार लेना पड़े, उधार लेकर के खाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेकर के देसी घी पियो, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, और कर्ज लेकर के देसी घी पियो, तब तक बीच में से एक श्रोता उठता है और कहता है कि अगर हम उधार लेते रहे, उधार लेकर के हम घी पीते रहे, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम प्रत्यर्पणम, वापस हम कर्ज तो ले लेंगे, लेकिन इसको वापस कैसे करेंगे? चारवाक कहते हैं श्रोताम मम अवशिष्टम काव्यम। चारवाक कहते हैं कि अभी तो मैंने पहली लाइन कहा है, मेरी दूसरी लाइन भी ध्यान से सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः,
घी पी करके, उधार लेकर के देसी घी पीजिए, शरीर को मजबूत बनाइए, मजबूत बना करके परिश्रम कीजिए, परिश्रम करके कमाइए और कमा करके कर्ज वापस करिए, उधार वापस करिए। फिर से देखिए, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो और देसी घी लेकर उधार लेकर के देसी घी पियो, और देसी घी पीने के बाद शरीर मजबूत जब हो जाए, शरीर बन जाए, तो परिश्रम करो और परिश्रम करके पैसे कमाओ और पैसे कमा करके जिसका कर्ज लिया है उस कर्ज को वापस करो। काव्य पाठ श्रवणेन प्रेरित है का बालको प्यास पिता मृच्छेद हास पूर्वक से श्राव्य। सबकी कविता ध्यान पूर्वक सुन करके, श्रोताओं में बीच में बैठा हुआ एक छोटा सा बालक, वो भी कविता सुनाने के लिए उसके अंदर भी एक उत्साह जगा। आज कविता तुरंत वहीं पर बैठे बैठे उसने एक कविता की रचना की और मंच पर पहुंच गया। उसने कहा मैं भी कविता सुनूंगा। बालक मंच पर पहुंचता है, कहता है श्रूयताम भो, हे भाइयों सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता को सुनो। गजाधरम कविंचैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार वाक्यम च नमाम्याम। गजाधर, तुंदिल जो भोजन के लालची हैं, कालांतक और जो वैद्य चारवाक, इन सबको मेरा नमस्कार। कहने का आशय है कि जो ऊपर के चारों कवियों ने, हमसे पहले जो चार कवियों ने अपनी कविता को सुनाई, उसमें गजाधर थे, भोजन के लालची जो पेट वाले कवि थे तुंदिल, कालांतक और चारवाक, इन सबको मेरा नमस्कार है, इन सबको मेरा नमन है। काव्यम श्रायित्वा हा हा इत्युक्त्वा हसन, और कविता सुना करके स्वयं ही वो हंसने लगा बड़े जोर से माइक पर। अन्य चार हसन उसकी हंसी को देख करके श्रोतागण ही हंसने लगे और हंस करके सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग घर चले जाते हैं। तो ये बाल हास्य कवि सम्मेलनम, हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ये आपने सुना। और ये अगला जो पीरियड होगा, उस पीरियड में मैं इस चैप्टर को फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह है इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, बड़ा मजा आएगा। और जहां दिक्कत हो रही है, आप जो शब्दार्थ पाठ के अंत में दिया हुआ है, शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से ये पाठ आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं समझ में आता है तो अगली बार जब भी पीरियड होगा, मैं आपको एक बार इस चैप्टर को फिर से पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, पाठ को सुन लेना बड़ा अच्छा है, लेकिन उसी पाठ को आप शाम को अवश्य घर में अपने से पढ़िए। कठिनाई हो रही शब्दार्थ को देखिए, उसी दिन पढ़ेंगे तो जो क्लास में जो पढ़ाया गया है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ाया गया, इसका अर्थ ये बताया गया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप 2-4 दिन बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आप भूलते चले जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, शब्दार्थ पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत